हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौम्य लर्निंग। फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दोस्त और दुश्मन। ये क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है और आज हम लोग इसी चैप्टर को शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। और दोस्तों, आप सभी के लिए हमने क्लास 8 साइंस की एक प्लेलिस्ट बनाई है और उसमें क्लास 8 साइंस के सारे चैप्टर्स होंगे। आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप उस लिंक के सहारे उसमें विजिट कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे इस चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो हमें ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आखिर होते क्या हैं। तो चलिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आइज। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर इन्हें माइक्रोब्स भी कहते हैं, ये बहुत ही छोटे जीव जंतु होते हैं जिनको हम लोग अपनी नंगी आँखों से नहीं देख सकते, यानी कि हमें इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो इतने छोटे हैं कि माइक्रोस्कोप से भी देखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसी भी पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। Microorganisms are broadly classified into 4 categories: bacteria, fungi, protozoa and some algae। यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, वो उनके 4 टाइप्स हैं। सबसे पहला है बैक्टीरिया, उसके बाद है फंगी और उसके बाद प्रोटोजोआ और लास्ट में आता है एल्गी। Now, viruses are quite different from other microorganisms. वायरसेस माइक्रोऑर्गेनिज्म से बिल्कुल अलग होते हैं। क्या होता है वायरसेस? आप सभी को तो अच्छे से पता ही होगा क्योंकि आप लोग अभी इतने बड़े वायरस से जूझ रहे हैं, कोरोना वायरस। इसमें यही बता रहा है कि जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं वो वायरस से अलग होते हैं। दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिजम्स। वायरस केवल होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ही बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिशियल फॉर अस व्हाइल सम आर हार्मफुल फॉर अस। यानी कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं, जबकि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे लिए काफी फायदेमंद होते हैं। देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन मेकिंग कर्ड, केक, ब्रेड, बेवरेजेस एक्सेट्रा। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, बेवरेजेस के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए। नाउ, आउट ऑफ द सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंटेन्ड इन कर्ड, द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। यानी कि इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में एक बैक्टीरिया भी होता है जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस, और लैक्टोबैसिलस को दही बनाने में यानी कि दही जमाने में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप जानते हैं कि आपकी मम्मी या दादी कोई भी रात में दूध रख देती हैं और बाद में वहीं पर दूध से दही जम जाता है, तो रात भर में जो बैक्टीरिया होता है यानी कि लैक्टोबैसिलस वो रिप्रोड्यूस होता है। नाउ यीस्ट इज़ अ फंगी विच इज़ यूज टू कन्वर्ट शुगर इनटू अल्कोहल। यानी कि यीस्ट एक ऐसा फंगी होता है, आपको पता है फंगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक टाइप होता है। सो जो यीस्ट होता है वो भी फंगी का एक एग्जाम्पल होता है, यानी कि ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। और ये यानी कि यीस्ट शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। इट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ये बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है, मल्टीप्लाई होता है और उसके बाद ये रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिप्रोड्यूस करता है। आपको पता है कि अल्कोहल हम लोग किस चीज़ में यूज़ करते हैं? हम लोग उसे शराब बनाने में यूज़ करते हैं।
The process of conversion of sugar into alcohol in the absence of oxygen is called fermentation. यानी कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जब हम लोग चीनी को, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग फर्मेंटेशन का नाम देते हैं कि ये फर्मेंटेशन है. नाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स. यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ एंटीबायोटिक्स या फिर वैक्सीन्स बनाने में भी किया जाता है. दीज एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स स्टॉप द ग्रोथ ऑफ अदर डिसीज माइक्रोब्स. ये जो माइक्रोब से बनते हैं एंटीबायोटिक्स या फिर वैक्सीन्स, ये सब रोक देते हैं डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स को बढ़ने से. देन सम ब्लू ग्रीन एल्गी fixes atmospheric nitrogen into the soil, thus increases soil fertility. यानी कि कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करते हैं कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉयल में फिक्स करते हैं और इस तरह से सॉयल की फर्टिलिटी बढ़ती है. अब यहाँ पर हमें एक डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम बताया है, पैथोजेंस. पैथोजेंस आर डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन एंटर अवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ. यानी कि पैथोजेंस एक ऐसे डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में तब एंटर कर जाते हैं जब हम लोग सांस लेते हैं. द वाटर वी ड्रिंक, वो हमारे बॉडी में तब भी एंटर करते हैं जब हम लोग कोई दूषित पानी पीते हैं. एंड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन और थ्रू कैरियर्स. यानी कि इसके अलावा वो लोग हमारी बॉडी में तब भी एंटर करते हैं जब हम इससे इन्फेक्टेड पर्सन से मिलते हैं, या फिर वो कैरियर्स के हेल्प से भी हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं. कैरियर्स मतलब जैसे मक्खी या फिर मच्छर, ये लोग इस खतरनाक बीमारी के ऊपर बैठेंगे. मान लीजिए वो इन्फेक्टेड पर्सन के ऊपर बैठ गए और उसके बाद वो आकर आपके ऊपर बैठे, तब आपको पैथोजन हो जाएगा. और कैरियर्स का यही मतलब होता है. Microbial disease that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable diseases. यानी कि ऐसे माइक्रोबियल डिसीज़ जो कि अपना जो डिसीज़ होता है वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन से लेकर किसी हेल्दी पर्सन तक पहुंचा दें, हवा से, पानी से, खाने से या फिर मिलने जुलने से. तो ऐसे माइक्रोबियल डिसीज़ को हम लोग कहते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़. सो देयर आर सम एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स दैट ट्रांसफर हार्मफुल डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर. एग्जाम्पल फ्लाइज, मॉस्किटोज एक्सेट्रा. दीज आर कॉल्ड कैरियर्स. यहाँ पे भी आपको कैरियर्स का मतलब बता दिया गया कि कुछ ऐसे एनिमल या फिर कीड़े मकोड़े जो हार्मफुल डिसीज कॉजिंग माइक्रोब को एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक ट्रांसफ़र करते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं कैरियर्स. और इसके एग्जाम्पल भी मैंने एकदम सेम ही आपको बताए थे, फ्लाइज, मॉस्किटोज. हमारा सेम इसलिए हुआ क्योंकि ये सबसे कॉमन कैरियर्स होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में. देन एंथ्रैक्स इज़ अ हार्मफुल ह्यूमन एंड कैटल डिसीज़ कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया. यानी कि अब यहाँ पर एक हार्मफुल डिसीज़ के बारे में बताया गया है जिसका नाम है एंथ्रैक्स. एंथ्रैक्स एक बहुत ही हार्मफुल ह्यूमन और कैटल मीन्स जानवरों की बीमारी है जो कि एक बैक्टीरिया से होती है. देन सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल द फूड आइटम्स बाय प्रोड्यूसिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस ऑन देम. कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खाने पर जहरीली चीज़ों को छोड़कर खाने के जो आइटम्स होते हैं उनको सड़ा देते हैं. These make the food poisonous, causing serious sickness and even death. इससे क्या होता है कि खाने में जहर चला जाता है जिससे कि हमें बहुत ही खतरनाक बीमारी भी हो सकती है और यहाँ तक कि हमारी जान भी जा सकती है. To save the food from the attack of harmful microbes, some chemicals called preservatives are used. यानी कि हमारे खाने को
उन खतरनाक माइक्रोब से बचाने के लिए कुछ केमिकल्स के यूज़ किए जाते हैं जिनका नाम होता है प्रिजर्वेटिव्स, और प्रिजर्वेटिव्स को हम यूज़ करते हैं। कॉमन प्रिजर्वेटिव्स यूज्ड आर कॉमन सॉल्ट, शुगर, एडिबल ऑयल्स, विनेगर, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबिसुल्फाइट। यानी कि कुछ बहुत ही कॉमन प्रिजर्वेटिव्स जिनको यूज़ किया जाता है वो होते हैं हमारे खाने वाले कॉमन सॉल्ट, या फिर शुगर, या फिर खाने वाले ऑयल यानी कि जिनको हम खाने में यूज़ करते हैं वैसे ऑयल, विनेगर यानी कि सिरका, सोडियम बेंजोएट ये एक केमिकल सब्सटेंस है, और मेटाबिसुल्फाइड ये भी एक केमिकल सब्सटेंस है। मिल्क इज पैस्चराइज्ड फॉर किलिंग हार्मफुल माइक्रोब्स। मिल्क को पैस्चराइज किया जाता है ताकि जो हार्मफुल यानी कि खतरनाक माइक्रोब है वो मर जाएं। पैस्चराइजेशन इसी चीज़ को कहते हैं कि हम लोग किसी भी चीज़ को इतना गर्म कर दें कि उसके अंदर के सभी हार्मफुल माइक्रोब्स मर जाएं। तो इसमें भी यही बोला गया है कि मिल्क को पैस्चराइज किया जाता है हार्मफुल माइक्रोब्स को मारने के लिए, और इसे करीब 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है 15 से 30 सेकंड के लिए, और उसके बाद अचानक से इसे ठंडा करके स्टोर कर लिया जाता है। दिस प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स। इससे क्या होता है कि जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं वो नहीं बढ़ते हैं। दिस प्रोसेस वॉज गिवन बाय लुइस पैस्चर। ये जो प्रोसेस था इसका इन्वेंशन किया था लुइस पैस्चर ने, और उन्हीं के नाम पर पड़ा पैस्चराइजेशन। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नाइट्रोजन साइकिल। Some bacteria and blue-green algae present in the soil fix nitrogen gas from the atmosphere and convert it into nitrogenous compounds। यानी कि कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि सॉयल में प्रेजेंट होते हैं वो नाइट्रोजन गैस को एटमॉस्फेयर से लेते हैं और फिर उसे नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये बात तो हमने पहले अभी वीडियो में पढ़ लिया है। These useful nitrogenous compounds are then used by plants from the soil with the help of their roots। उसके बाद ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं उन्हें प्लांट्स के द्वारा यूज़ किया जाता है मिट्टी से, अपने रूट्स के सारे प्लांट्स इसका यूज़ करते हैं। They help in the synthesis of protein and other compounds। इससे प्रोटीन और दूसरे कंपाउंड को बनाने में मदद मिलती है। On the other hand, there are some bacteria that convert some part of nitrogenous compound into nitrogen gas again। और वहीं दूसरी जगह कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजनस कंपाउंड के कुछ पार्ट, कुछ हिस्सों को वापस से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर से उन्हें एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं। Due to this nitrogen cycle, the percentage of nitrogen gas in the atmosphere remains more or less constant। यानी कि इस नाइट्रोजन साइकिल की वजह से जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस का परसेंटेज रहता है वो ज़्यादा या फिर कम होता है या फिर कांस्टेंट ही रहता है। अब आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक नाइट्रोजन साइकिल की मैंने आप सभी को फ़ोटो दिखाई है। ये देखिए, ये होता है नाइट्रोजन साइकिल। फर्स्ट ऑफ ऑल, द नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर गेट्स फिक्स्ड बाय राइजोबियम बैक्टीरिया, blue-green algae or by lightning. Then nitrogen compounds are formed in soil. After that it reaches plants and plants are eaten by animals, and if animals and plants dead then nitrogen is released and it reaches again in atmosphere। यानी कि सबसे पहले नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में होता है वो पहुंचता है सॉयल में नाइट्रोजन कंपाउंड से, और उसके बाद वो प्लांट्स तक पहुंचता है और प्लांट्स को एनिमल खाते हैं, और जब प्लांट्स या एनिमल मरते हैं तब ये जो नाइट्रोजन होता है ये वापस से रिलीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में। सो फ्रेंड्स, यही है हमारा चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में जियोग्राफी के चैप्टर नंबर 2 के साथ। तब तक थैंक यू, बाय बाय, स्टे होम, स्टे